सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको मतलब लैग हो रहा है तो मुझे चार्ट करके बताओ। बस आप लैग अगर हो रहा है बहुत तो चार्ट करके बताओ। हाँ ठीक आहे, विचार विचार रे. तुला काय नेम अनाउन्स करत नाही, तुला काय विचारायचं बेटा विचार. ठीक आहे, तर अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आहे. जसं की हे पण बघूया आपण. आता ऍक्च्युली ह्यांचा मेल्टिंग पॉइंट मी लिहिला आहे, म्हणजे सॉरी मोलार मासेस लिहिलेत आणि ह्याला आपल्याला अरेंज करायचं आहे बघा. ॲज पर इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हॉट, बॉइलिंग पॉइंट. मोलार मासेस पुढे दिलेत म्हणजे मोलार मासेस कंपेरेबल आहेत हे सांगण्यासाठी केलेलं आहे ते. तर बघा आता ह्याच्यामध्ये सर्वात जास्त मी तुम्हाला सांगतोय हे काय, इथून बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला आहे हा, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे. म्हणजे बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला दिला तर तुम्हाला स्ट्रक्चरल जमला पाहिजे. कंडेन्स स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला म्हणजे CSF. बर, त्या ग्रुप विषयी विचार करतो मी नक्कीच. फॉर शेअरिंग डाऊट्स चालतंय, पण तुम्ही तिथं उगा काही फालतू गोष्टी शेअर नको करायला, बघावं लागेल मला. मग तुमचं तुम्ही काढू शकता ग्रुप, काय अडचण आहे. डाऊट्स तर मला तुम्ही ऑनलाईन माझ्या व्हॉट्सअपवर टाकूच शकता ना, कशाला नवीन ग्रुप आणखीन काढायचा. बर बघा आता हा आहे क्लोरीन, ह्याचं मोलार मास आहे 106, याचा आहे 90. म्हणजे सिंपल गोष्ट आहे. बघा तेवढेच कार्बन आहेत, तेवढेच 1 2 3 4 5 आणि 5. फक्त इथं फ्लोरीन आहे आणि इथं क्लोरीन आहे. बर बर, बघतो मग मी. शुभम ठीक आहे, ठीक आहे. अंजली, अतुल, ओमकार, सर्वांना लक्षात आले का? 5-5 याच्यावरती कार्बन आहेत सर्वांकडे. निकिता ठीक आहे, प्रीती, सर्वांनी लक्ष द्या आता इकडं. शुभम चालतंय. तर सर्वांकडे 5-5 कार्बन आहेत, फक्त इथं हे क्लोरीन आहे. मग क्लोरीन आणि फ्लोरीन ह्याच्यामध्ये बघा, फ्लोरीन वर आहे, क्लोरीन खाली आहे. मग क्लोरीन थोडा मोठा आहे, त्याचं वजन जास्त आहे. मग त्याचं वजन जास्त असलं की मग बॉइलिंग पॉइंट ह्याचा जास्त असायला पाहिजे. सो 1 मस्ट बी ग्रेटर दॅन 2, एवढं जर कळलं. त्याच्यानंतर आता मला सांगा, इथं 1 2 3 4 5, इथं पण 5 आहेत बघा जरा. हा आणि हा, ह्या दोघांमध्ये कुणाचं जास्त असेल रे बॉइलिंग पॉइंट? 1 आणि 3. सर्वच झालंय आपलं, सांगा. 1 and 3 which will have the higher boiling point? come on, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा पहले और तीसरे में? यस, पहले का. व्हाई? बिकॉज ये आइसोमर है दोनों, और जो ब्रांच्ड होता है उसका कम होता है. सो 1 इज ग्रेटर देन 3. अब इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही ये ब्रांच्ड है लेकिन इसका मास कम है. अब इसका मास कम है तो ये और कम हो जाएगा, यानी सबसे बढ़िया 1, उसके पीछे 3, और उससे भी कम होगा आपका 2 नंबर, फ्लोरीन वाला, क्योंकि उसका मोलार मास बहुत ही कम है. ब्रांचिंग से ज्यादा इफेक्टिव मोलार मास होता है. अब उसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी सिमिलर मोलार मास वाला ही है, अल्कोहल. तो ये अल्कोहल बोलिए कम वाला होगा या ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट? बोलो जरा फटाफट, मोर और लेस. राइट. सो इससे भी आगे हम अल्कोहल को रखेंगे, ये 4 नंबर, क्योंकि अल्कोहल है, मैंने बताया था. उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. फिर इन दोनों का भी मोलार मास नियरली सेम है, सेम नियरली.
तो अब अमाइन अल्कोहल से बड़ा होगा या कम होगा, मतलब मोर और लेस अमाइन। अब ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है आपको, सबसे ज्यादा होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उससे कम अल्कोहल, अल्कोहल के पीछे पीछे आते हैं अमाइंस। अब ये भूलना नहीं है, तो अमाइंस अल्कोहल से पीछे आएंगे, यानी 4 नंबर सबसे बड़ा, फिर 5 नंबर, और फिर ये 1, 3 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस। चलिए ये काम भी हो गया हमारा। अब सोलिबिलिटी के बारे में देखेंगे हम। बहुत ही इरिटेटिंग अगर कर रहा है, लैग हो रहा है, बहुत ही इरिटेट कर रहा है तो मुझे बताना, लेकिन छोटा मोटा लैग है तो फिर टेंशन मत लेना, लेकिन इरिटेट हो रहा है तो बोलना। अब सोलिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने देखा भी है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे सोलिबिलिटी का मतलब हमेशा ज्यादातर वाटर में सोलिबिलिटी ऐसा ही कहा जाता है, सोलिबिलिटी इन वाटर। तो वाटर तो आपका पोलर है, ये आपको पता ही है, तो सिंपल है, वाटर में वही डिसॉल्व होंगे जो पोलर होंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें दोनों चीजें होती है, मतलब पोलर भी और नॉन पोलर भी। जैसे कि ये कार्बन की जो टेल है, मैंने सरफेस केमिस्ट्री में भी आपको बताया है, और यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए हेलोजन है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव आता है। सो ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला एंड होता है ये पोलर रहता है। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन की जो पीछे वाली जो कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है ये नॉन पोलर होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली ऐसे होते हैं, अगर हाइड्रोकार्बन अल्केन अल्कीन अल्काइन को छोड़ा जाए तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप है वहां पे फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट आपका पोलर रहेगा, और जो पीछे वाली चेन है वो नॉन पोलर है, जो कि कार्बन की चेन होती है। तो पानी में डिसॉल्व करने के लिए हेल्प कौन करेगा, पोलर पार्ट मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट या कार्बन चेन वाला? पानी में डिसॉल्व होने की इच्छा किसको है? कितनी देर, कितनी देर? अरे बहुत देर, हाँ पोलर पार्ट। मतलब दिस विल हेल्प इन डिसॉल्विंग बट दिस विल नॉट हेल्प इन डिसॉल्विंग। तो सिंपल सी बात है, जहां पे इसका डोमिनेंस ज्यादा है वो मोर सोल्यूबल रहेगा, और जहां पर इसका डोमिनेंस ज्यादा है वो लेस सोल्यूबल रहेगा। तो मुझे बताओ, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, अब मुझे बताओ पहले और दूसरे में अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन का डोमिनेंस किसमें है, मतलब नॉन पोलर पार्ट। ये देखिए, ये पोलर होता है इधर वाला पार्ट, और ये होता है नॉन पोलर पार्ट। तो नॉन पोलर पार्ट का डोमिनेंस कहां पर है, पहले में या दूसरे में कंपैरेटिवली? कंपैरेटिवली नॉन पोलर पार्ट का डोमिनेंस कहां पर ज्यादा है? अरे कितनी देर बेटा, ज्यादा डोमिनेंट नॉन पोलर पार्ट कहां पर है? चलो बाकी लोग क्या कर रहे हैं बताओ मुझे। डोमिनेंस मतलब क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब होता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस पोलर पार्ट का कहां पर है, मतलब यस, ये जो दूसरा वाला है ना, इसमें पोलर पार्ट ज्यादा है, सॉरी नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है, मोर इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा है ना, ये कितना बड़ा है। और यहाँ पे पोलर पार्ट का डोमिनेंस कम है, सॉरी नॉन पोलर यार, और ये है आपका पोलर, यहाँ पे पोलर पार्ट देखिए ठीक से। तो ये जो नॉन पोलर कार्बन की टेल है वो दूसरे में ज्यादा है, और ये चाहती है कि पानी में डिसॉल्व नहीं होना है। तो सिंपल सी बात है, पहले और दूसरे कंपाउंड में पानी में डिसॉल्व कौन होगा, ज्यादा डिसॉल्व कौन होगा, पहला या दूसरा?
यस, पहला वाला, क्योंकि वहां पे पोलर पार्ट का डोमिनेंस ज्यादा है। अब पोलर पार्ट का डोमिनेंस जहां पर ज्यादा है वो डिसॉल्व ज्यादा होते हैं, नॉन पोलर पार्ट का डोमिनेंस जहां ज्यादा है वो कम डिसॉल्व होते हैं पानी में, ये हमेशा याद रखना है। तो जब हम होमोलोगस सीरीज देखते हैं तो उसमें कार्बन की संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, एक एक से बढ़ती है, ये हमको पता ही है। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज में अगर आप बोलोगे तो आपको ये पता होता है कि जैसे जैसे नीचे जाते हो तो इन्हें बोलते हैं हाइयर मेंबर्स। भले ही नीचे लिखे गए लेकिन हाइयर, हाइयर का मतलब ज्यादा जिनमें कार्बन है। तो जिनके पास ज्यादा कार्बन है उनकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी, बोलो, मोर और लेस? फटाफट बोलते चलो। लेस होगी, बिल्कुल सही बात है। सो किसी भी होमोलोगस सीरीज में कार्बन की संख्या जब बढ़ती है तो सोलिबिलिटी कम होती है, राइट? पोलैरिटी जो होती है बॉन्ड में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बात याद रखना, पोलैरिटी से बहुत सी चीजें हमको समझती है। अगर बॉन्ड पोलर है, ओ एच, तो इसके ऊपर कितना ज्यादा, इसीलिए तो डायपोल मोमेंट भी हम सीखते हैं इतने डिटेल में। डायपोल मोमेंट भी पोलैरिटी को ही मेजर करता है। तो इसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट में डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी पोलैरिटी ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वैसे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। क्यों? क्योंकि रिएजेंट इसके ऊपर अटैक कब करेगा? या तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज चाहिए या फिर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव निगेटिव कुछ ही नहीं है तो रिएजेंट अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिएजेंट एक तो न्यूक्लियोफाइल होता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, रेडिकल अटैक कर सकता है लेकिन ज्यादातर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और ये इसके ऊपर कब खींचे आएंगे? तभी खींचे आएंगे जब इसके ऊपर कोई तो चार्ज होगा। सो पोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो जो पोलर होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोकार्बन जो कि पोलर नहीं है उतने, वो उतने रिएक्टिव नहीं होते। उसके बाद सोलिबिलिटी भी डिपेंड करती है पोलैरिटी के ऊपर। जितनी पोलैरिटी ज्यादा उतनी सोलिबिलिटी ज्यादा। वेरियस फंक्शनल ग्रुप शो फॉलोइंग ट्रेंड इन द पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी के बारे में देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। सो इस तरीके से पोलैरिटी कम हो रही है, और पोलैरिटी कम हो रही है इसीलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट भी उसी दिशा में कम होते हैं। अब उसके बाद वैसे देखा जाए तो ये देखिए अल्काइल हैलाइड्स यहाँ पर है। तो इस रेंज में अगर देखा जाए पूरी इस चेन में, तो अल्काइल हैलाइड की पोलैरिटी थोड़ी कम है। नहीं, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम उतना नहीं, जितने एटम कम उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता बेटा, वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देखो ठीक से यार, ये वाला और ये वाला, अब इसमें ना ये पार्ट ज्यादा है इसीलिए, सॉरी कम है, और इसमें ये पार्ट ज्यादा है इसलिए इसकी सोलिबिलिटी कम है। सो सोलिबिलिटी कम हो रही है नीचे, ऊपर ज्यादा है सोलिबिलिटी। देखिए नीचे कम है सोलिबिलिटी, इसलिए मैं ऐसा निकालता हूं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नीचे बढ़ता है बेटा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। पोलैरिटी तो उतनी ही है, यहां पे जितनी है उतनी ही पोलैरिटी यहां पे भी है, लेकिन मास बढ़ रहा है। नहीं नहीं, नीट लक्ष्य दे, ज्यादा एटम अगर है आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर ज्यादा एटम है तो उसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा है तो उसको वोलाटाइल करना, यानी उसको हवा में उड़ाना मुश्किल होगा। तो नीचे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन सोलिबिलिटी कम होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है? पोलैरिटी तो उतनी ही रह रही है, यहां पे भी पोलैरिटी उतनी है, यहां पे भी पोलैरिटी उतनी ही है, लेकिन मास बढ़ रहा है ना। मास के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। लेकिन सोलिबिलिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती, पोलर और नॉन पोलर के रिलेटिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड रहती है। रिलेटिव, उन दोनों का एक दूसरे के कंपैरिजन में कितना स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए इससे ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है लेकिन कम सोल्यूबल है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं।
ज्यादा एटम को वोलेटाइल होने के लिए ज्यादा ही लगेगा। यस, ज्यादा एटम है। हाँ, अरे सही बात, जितने एटम कम नहीं, कमी नहीं, ज्यादा एटम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तुम्हारा जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो गलत है। सो जितने एटम ज्यादा उसका मास उतना ज्यादा, जितना मास ज्यादा उसको बॉईल करना उतना मुश्किल, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। कोई कंफ्यूज हो रहा नहीं, कंफ्यूज हो भी रहा है तो मैं और एक बार आपको वही चीजें बार बार बताते रहूंगा। सोल्यूबिलिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो पोलर और नॉन पोलर में कौन ज्यादा है इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए सोल्यूबिलिटी जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज में हम नीचे नीचे जाते हैं, मतलब हायर मेंबर्स की तरफ, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी कम होती है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब वैसे देखा जाए तो अल्काइल हैलाइड्स इस पूरी श्रृंखला में या चेन में कम पोलैरिटी वाले हैं, सो दे हैव लोअर पोलैरिटी, इसीलिए हेंस दे आर लेस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में वो कम सोल्यूबल होते हैं, लेकिन दे आर मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स which are also called as non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride. कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। चलो, सोल्यूबिलिटी के बारे में समझ में आया। बट इट डिफर्स फ्रॉम एटम एंड XCS चे, एक्स कार्बन चे 2 एटम आणि LH चे 3 एटम। अरे यार, तुमने जो लिखा है ना उसका मीनिंग नहीं समझ रहा मुझे बेटा शुभम, मीनिंग नहीं समझ रहा। बस तुमने लिखा क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको एक्चुअली बीच में ही मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ले ली, लेकिन 2 चीजें रह गई है हमारी, मतलब प्रिपरेशन मेथड में 2 चीजें रह गई थी हमारी। जरा ठीक से देखो, प्रिपरेशन मेथड में 2 चीजें हमारी रह गई थी, उनको अभी मैं कवर कर रहा हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बाद में लेनी चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन ये रह गया था हमारा, जिसे हम सैंड मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। सैंड मेयर्स रिएक्शन, वो एक अकेली रिएक्शन रह गई थी, सैंड मेयर्स रिएक्शन। अब जरा ठीक से देखो, ये वाली जरा ठीक से समझ लो बेटा। अब देखो ठीक से, आपको ये वाला, पार्टिसिपेंट्स को म्यूट नहीं किया क्या मैंने, पार्टिसिपेंट्स म्यूट ऑल। चलिए अब ठीक से देखो। हाँ, सैंडमेयर इज साइंटिस्ट, सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब ठीक से समझना है इसको, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। ये सबसे पहले आपके पास है अमाइनो बेंजीन, अमाइनो बेंजीन। ये अंदर वाली रिंग भूलना नहीं है, हम इसको अमाइन कहते हैं। इसका एक स्पेशल नाम है एनिलीन, जैसे टाउलिन है वैसे एनिलीन। इसको भी आईयूपैक में डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। इसका रिएक्शन HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ करना है हमको। नाइट्रिक एसिड अलग होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड है, वैसे ही ये नाइट्रिक एसिड और ऑक्सीजन की संख्या कम होने पर नाइट्रस एसिड कहा जाता है। ये नाइट्रस एसिड उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको ऑन द स्पॉट रिएक्शन जब करनी है तभी प्रिपेयर करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज इन सीतु प्रिपरेशन। इन सीतु प्रिपरेशन नाइट्रस एसिड का कैसे करते हैं, NaNO2 और HCl की रिएक्शन होती है। देखिए, अगर NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट होता है तो बेसिकली ये H और NO2 एक साथ आ जाते हैं और NaCl एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से HNO2 फॉर्म होता है ऑन द स्पॉट, इन सीतु। इस रिएक्शन को करने के लिए
टेम्परेचर 273 टू 278 यानी 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये केल्विन में दिया है। वो क्यों, मैं बताता हूं। जब ये रिएक्शन होती है तो NH2 की जगह पर ये ग्रुप आ जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N। इस N ट्रिपल बॉन्ड N के बॉन्डिंग को जरा हम समझ लेते हैं, मतलब किसके ऊपर प्लस चार्ज आया, कैसे आया, जरा वो दिखाता हूं मैं यहां पर। देखिए देखिए चार्ज थोड़ा देख लेते हैं चार्ज के बारे में। बेसिकली आपके पास यहां पर ये बेंजीन की रिंग है, राइट। तो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको डाइजो कपलिंग कहते हैं। तो अब ये देखिए, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, अब किस तरीके से बॉन्डिंग होती है आपको पता ही है। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड और एक होती है लोन पेयर। अब 3 अनपेयर्ड में से यहां पे एक बॉन्ड कर दिया उसने और 2 बॉन्ड कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे बॉन्ड किए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या हो जाता है, ये एक बॉन्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन से यहां कर देता है, एक बॉन्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन से यहां कर देता है। और देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये 2 बॉन्ड भले ही इसने कर दिए लेकिन इसका तो अभी कंप्लीट नहीं है ना ऑक्टेट। तो ये जो लोन पेयर है, तो लोन पेयर से ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। चलो यहां तक क्लियर है क्या, किस तरीके से हुआ ये, बोलो जरा। हाँ, बहुत लैगिंग यार, क्या करें। अब ब्रॉड बैंड लिया है लेकिन फिर भी मेरा इंटरनेट का कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहा है। मुझे लगता है इसमें 2-4 दिन तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। इतना लैग हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा। ओके, मारुती सरांच्या लेक्चर मध्ये लॅग होतंय का रे? ओके, हाँ तेच लॅग व्हायला जरा। ओके तो चलो यहां पे, अब इसने दिया ना, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए क्या करते हैं, डेल्टा प्लस और इसके ऊपर आता है डेल्टा माइनस, राइट। और यहां पे Cl माइनस आयन है। ठीक से देखो जरा किस तरीके से हम कर रहे हैं, कहां कहां पे क्या क्या किया हमने। इसने एक बॉन्ड बनाया, अब ये नाइट्रोजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए, तो ये नाइट्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, देखिए एक्चुअली इसके पास एक लोन पेयर और 3 अनपेयर्ड है। 3 अनपेयर्ड में से 2 तो बॉन्ड में चले गए, लोन पेयर बचे है और एक अनपेयर्ड बचा है। वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब ये डेल्टा प्लस, ये प्लस माइनस छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं। तो इस नाइट्रोजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए इसके ऊपर आया प्लस चार्ज और इसके ऊपर आया माइनस चार्ज। तो इस प्लस चार्ज को पूरे ब्रैकेट के ऊपर लिखते हैं और इसको बोलते हैं डाइजोनियम आयन। और डाइजोनियम के साथ यहाँ पे क्लोरीन है, इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। फ्लोरीन है तो डाइजोनियम फ्लोराइड। डाइजोनियम का स्ट्रक्चर समझ में आया क्या, बोलो जरा एक बार। डाइजोनियम का स्ट्रक्चर समझ में आया, डाइजोनियम क्लोराइड। यस, अब आगे चलते हैं। तो ये जो आपका डाइजो ग्रुप फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस, डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है वैसे डाइजोनियम क्लोराइड है, इसलिए डाइजोनियम साल्ट भी कहते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है एट हाई टेम्परेचर।
अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम अमाइन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट ये फॉर्म हो रहा है ये अनस्टेबल होता है हायर टेम्परेचर पर, इसलिए इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर किया जाता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी समझ में आया कि टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज लो, व्हाई इट इज लो, राइट। तो ये है आपका डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये जो ग्रुप है आपका डाइज़ो ग्रुप, ये बहुत ही जल्दी से चला जाता है क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब बहुत ही जल्दी चला जाता है कहीं से भी। इसलिए इस बेंजीन रिंग को ये नाइट्रोजन कभी भी छोड़ सकता है। सो इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, नाइट्रोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। दिस गाय इज वेरी अनस्टेबल, राइट। तो इसलिए ये लो टेम्परेचर पर होती है रिएक्शन। अब ये जो डाइज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है यहां पे, उससे हम दो तरीके से हैलोजन डेरिवेटिव फॉर्म कर सकते हैं। एक तो इस डाइज़ोनियम की रिएक्शन कॉपर के साल्ट के साथ करो। अब कॉपर के दो तरीके के साल्ट होंगे, एक होगा CuX2, दूसरा होगा Cu2X2। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +2 है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो जहां पे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसको क्यूप्रिक बोला जाता है, क्यूप्रिक। आपको पता है जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसे इक लगाते हैं, और जहां पे कम ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसको क्यूप्रस बोला जाता है। फेरिक फेरस, स्टैनिक स्टैनस, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक सल्फरस, क्यूप्रिक क्यूप्रस। इसलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला साल्ट यूज किया है, तो इसे हम क्यूप्रस साल्ट कहते हैं, क्यूप्रस। समझ में आया ना, हर एक चीज को ठीक से समझो। और उसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड को भी यूज करना है हमको, मतलब डाइज़ोनियम साल्ट के साथ हमको क्यूप्रस हैलाइड एंड हाइड्रोजन हैलाइड को यूज करना है। ये जो हैलोजेंस है या तो क्लोरीन हो सकते हैं या फिर ब्रोमीन। आयोडीन यहां पे काम नहीं करता, आयोडीन यहां पे काम नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, ये डाइज़ोनियम ग्रुप चला जाता है और उसकी जगह पर हैलोजन आता है। तो यहाँ पे ये हेलो अल्किन फॉर्म नहीं हुआ लेकिन हेलो अरीन फॉर्म हुआ है। हमारा चैप्टर हेलो अल्केन भी है और हेलो अरीन भी है। सो दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अरीन, या फिर इसे अरील हैलाइड भी कहा जाता है। और ये जो नाइट्रोजन था यहाँ पे, वो नाइट्रोजन चला गया ये यहाँ पे, उसको ऐसा दिखाया है। इसका मतलब क्या, बोलो जरा क्या है इसका मतलब। HCl, तो HCl क्यों फॉर्म हुआ? अरे बेटा HCl क्यों फॉर्म हुआ यहाँ पे? HCl, ये देखो, ये नाइट्रोजन यहां से निकल गया, हाँ ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिला के HCl फॉर्म हुआ, राइट। और ये X आपका इसकी जगह पर आया। ये तो बस कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसको छोड़ दो आप, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसका कुछ नहीं, कैटलिस्ट की तरह काम है। ये HX में से X चला गया क्लोरीन के साथ, और ये जो X है वो यहाँ पे आ गया। ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है, आयोडीन इस रिएक्शन से फॉर्म नहीं होता। आयोडीन के लिए ये सब यूज नहीं करना है, सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड यूज करना है। तो पोटेशियम आयोडाइड जब यूज करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ चला जाता है और आयोडीन आ जाता है इसकी जगह पर। ये देखिए जहां पे डाइज़ो ग्रुप था वहां पे आयोडीन आ गया। थोड़ा सा शेक करना पड़ता है रिएक्शन को, नाइट्रोजन चला गया बाजू में और पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। ये देखिए ये पोटेशियम था ना, ये पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ चला गया, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हो गया।
तो ये दो अलग अलग रिएक्शन है, थोड़ी ही अलग है, थोड़ी ही अलग है। कैसे अलग है जरा देख लेते हैं जरा, और क्या क्या अलग है इसमें। देखो यहां पे कॉपर का साल्ट यूज किया है और एचएक्स यूज किया है। यहाँ पे कॉपर का साल्ट नहीं है, एचएक्स भी नहीं है। तो जहां पे कॉपर का साल्ट और एचएक्स यूज किया गया है उसी को हम सैंडमेयर्स रिएक्शन कहेंगे। प्रिपरेशन ऑफ दिस इज नॉट बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, मतलब आयोडो बेंजीन, इसको हम सैंडमेयर रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते, नो। सो सैंडमेयर रिएक्शन से हम सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? इट इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट in presence of cuprous salt and hydrogen halide। और एक बार, what is Sandmeyer reaction? Write a note on Sandmeyer reaction कहते हैं। तो पहले लिखना है it is preparation of halobenzene it is preparation of halobenzene from diazonium salt in presence of cuprous salt and hydrogen halide, ऐसा लिखना है। और उसके नीचे ये वाली रिएक्शन लिखनी है। सो राइट अ नोट ऑन सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो इस तरीके से लिखना है, 2 मार्क के लिए आता है बोर्ड में। द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट विथ एचएक्स, where X is chlorine and bromine, in presence of cuprous halide to form aryl halide like bromide and chloride is called Sandmeyer's reaction as follows। ऐसा लिखना है और ये रिएक्शन लिखनी है। ये है डाइजोनियम साल्ट, मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये एनिलीन लिखने की जरूरत नहीं है, ये एनिलीन की जरूरत नहीं है। एनिलीन से ये डाइजोनियम साल्ट कैसे आया वो अलग स्टोरी है, लेकिन सैंडमेयर रिएक्शन शुरू होती है यहां से, राइट। देखिए ये यहां से शुरू होके ये वाला जो पार्ट है ना, ये है आपका सैंडमेयर रिएक्शन का। लाइक दिस, डाइजोनियम साल्ट रिएक्ट्स विथ एचएक्स। ऑफ कोर्स मैंने बोला कि ये देखिए ये दोनों एक साथ आ जाते हैं और ये इसकी जगह पर आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस हैलाइड टू फॉर्म अरिल हैलाइड, ये तो बाय प्रोडक्ट है। सैंडमेयर रिएक्शन समझ में आई आपको? बोलो एक बार, सैंडमेयर रिएक्शन आपको समझ में आई क्या? बोलो कम ऑन। सैंडमेयर्स रिएक्शन आपको समझ में आई क्या? NH2 चा H2, हा ते टेन्शन घेऊ नको तू सध्या, कारण ते मेकॅनिझम मध्ये दाखवलं नाही। यहाँ पे कहां से 2 नाइट्रोजन आए, हाइड्रोजन किधर चला गया। ये बेसिकली हाइड्रोजन वाटर भी बनाता है। देखिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरीके से रिएक्शन रहेंगी। एक रिएक्शन जिनका बैलेंस ठीक तरीके से दिया है, और कुछ रिएक्शन 5% है जिनका बैलेंस कुछ नहीं दिया होता, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वही दिया है। तो इसका हाइड्रोजन का टेंशन मत लो, वाटर बना के बाजू में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है उतना डिटेल में, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है एनिलीन से इसको प्रिपेयर करना, वो अमाइंस में है डिटेल में। सो डोंट टेक टेंशन, जस्ट कूल। वो वाटर बनाने के काम में आता है, वाटर बनाता है वो, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ का हाइड्रोजन, फिर मतलब ये ठीक है, इसको छोड़ो, ये तो NaCl बना दिया इसने, और HNO2 बना। तो ये यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, सबसे पहले ये 2 नाइट्रोजन मिला के N2 बन गए, फिर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन
बनते हैं आपके वाटर को बना देते हैं। और बेसिकली देखो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसका बैलेंस मैं बाद में आपको वो उस चैप्टर में बता दूंगा, अमाइंस चैप्टर में। अब मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो लैग भी हो रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। चलो, तो दो तरीके के रिएक्शन होंगे जिनका कंप्लीट बैलेंस होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी रहेंगी कि जिनका पूरा बैलेंस आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वही बताएंगे। उसके बाद मतलब ये बीच में ही आया, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन का क्यों आया, क्योंकि एक्चुअली पहले होनी चाहिए थी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए ये प्रिपरेशन हुआ हमारा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू हो गई, लेकिन बीच में ही एक मेथड रह गई थी, उसको मैंने अंदर घुसड़ाया। अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज बाकी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, ये सब होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोलिबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है आपको किसको किस में कन्वर्ट करता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। तो सॉलिड स्टेट में हमने देखा है कि जो सॉलिड होता है वो पैक्ड होता है इस तरीके से, मतलब जो भी है उसको मेल्ट करना मतलब उसकी पैकिंग को तोड़ना है। जो भी है किस तरीके से पैकिंग होती है, इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं। तो जिसकी पैकिंग अच्छी है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलर मास, जितना मोलर मास ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इंटरमोलिकुलर मास भी ज्यादा है तो भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट में नहीं आती, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हमको क्या करना है, लिक्विड को वेपर में या फिर गैस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ना पैकिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सॉलिड को लिक्विड में करना है तो पैकिंग इंपॉर्टेंट है। जिसकी पैकिंग अच्छी है सॉलिड की, इफ पैकिंग इज गुड देन मेल्टिंग पॉइंट इज मोर। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ये सब पता चला आपको, मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, पता चला, समझा? राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने देखा तो इसकी पैकिंग अच्छी है, इसकी पैकिंग अच्छी है, इसकी पैकिंग खराब है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन 2। यहाँ पे और एक बात आपको याद रखनी है, वो ये कि सिस और ट्रांस, हाँ ठीक है, ये हमारा नहीं हुआ, हाइड्रोकार्बन में हो जाएगा, वहां पर भी बताऊंगा मैं, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अभी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बताऊंगा। उसके बाद है आइसोमेरिज्म, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट का आइसोमेरिज्म के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन सभी का सेम है, सभी का सेम है, इसका 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 इसका। सो ये हमने आइसोमेरिज्म के बारे में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग रहती है, कोई तो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर कोई तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगी, कोई भी एक प्रॉपर्टी। वैसे तो कहीं जगहों पर आपको दिया होता है आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी थोड़ी तो अलग रहती है। ऐसा क्यों, मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तब। मतलब एक्चुअली आपने क्या देखा होगा अभी तक, कहीं तो किसी बुक में दिया भी होगा, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन ये वर्ड उतना सही नहीं है, ये वर्ड उतना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सीखने के बाद बताऊंगा। राइट, डिफरेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की जगह पर कोई तो प्रॉपर्टी ऐसी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोई तो भी रिएक्शन थोड़ी अलग रहती है दोनों की।
जैसे कि ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, मतलब ये सभी के सभी एक दूसरे के आइसोमर है, यहाँ पे लिखे हुए सभी देखिए, क्योंकि सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ी सी ब्रांच अलग है, फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा अलग है। और ये क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये सब मैंने बताया आपको। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, और क्या क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ऑलरेडी हमारा हुआ है, याद आ रहा है क्या बेटा, मुझे बताओ। याद आ रहा है क्या सब, राइट। तो बस हम उसका रिवीजन करते हैं एक बार, क्विक रिवीजन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, चेन, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और ये है सभी स्केलेटल आइसोमेरिज्म के टाइप। वैसे स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है। स्केलेटल आइसोमेरिज्म, उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स का स्केलेटन अलग होता है। जैसे कि उसका एक पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म, बस चेन अलग है, देखिए ये 4 कार्बन है, यहाँ पे भी, सॉरी 5 कार्बन है, यहाँ पे भी 5 कार्बन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, इसकी ब्रांच्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, चेन आइसोमर्स। वैसे ही ये भी ब्रांच्ड है, ये चेन अलग है, ये चेन अलग है, तो ये भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग रहती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पोजीशन इसकी 1 है, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 है फंक्शनल ग्रुप की, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 है। सो ऑल दीज 3 आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहां तक क्लियर है, बोलो जरा एक बार, यहां तक क्लियर है बेटा, यस और नो, यस और नो, बोलो एक बार, यस। उसके बाद है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि देखिए, ये अल्कोहल, ये और ये ईथर है, लेकिन इनका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो क्या है, ये कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और एक ऑक्सीजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, 3 कार्बन, 6 और 2 ऑक्सीजन। देखिए दोनों का सेम, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलते हैं उनको। वैसे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये 3 जोड़ियों को आपको याद रखना है, बहुत बार आपको आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार, कौन कौन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। उसके बाद होता है मेटामेरिज्म। वैसे मेटामेरिज्म पोजिशनल आइसोमेरिज्म का ही एक स्पेशल टाइप है। नहीं, अरे फंक्शनल ग्रुप OH और NH2 है तो नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए दोनों का। तो अल्कोहल और अमाइंस कैसे होंगे एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, बिल्कुल नहीं। मेटामेरिज्म, इसमें क्या होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे कि ईथर, जो कि चेन के अंदर आता है, तो उसके इधर उधर कार्बन की संख्या कम ज्यादा होती है। अरे डिफरंट आहेत रे बेटा, परंतु मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कुठे डिफरंट आहे, OH आणि NH2 चा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसं काय सेम येणार, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असला पाहिजे, आयसोमेरिझम साठी मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम पाहिजे। मग ज्याच्या एकामध्ये जर OH असेल आणि एकामध्ये NH2 असेल तर सिंपल आहे ना यार, इकडे नायट्रोजन आहे आणि इकडे ऑक्सिजन आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसं काय सेम, नाहीच आहे सेम।
पण डेफिनेशन नुसार मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम पाहिजे, म्हणून OH आणि NH2 वाले एकमेकाचे फंक्शनल ग्रुप आयसोमर नाहीयेत. त्याच्यानंतर इसको अगर आप देखोगे, ये देखो, तो इधर है ये दो दो कार्बन. वैसे देखा जाए तो टोटल 4 ही कार्बन है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू में राइट और लेफ्ट साइड में कार्बन की संख्या इधर अलग है, 3 है और 1 है, तो यहां पर 2 2 है. तो ऐसे जिनका फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आता है लेकिन कार्बन की संख्या इधर उधर अलग रहती है, इनको कहते हैं मेटामर्स. जैसे कि इधर देखिए एग्जांपल्स दिए हैं. इधर ये ऑक्सीजन है, इधर 3 कार्बन है, इधर 1 है और इधर 2 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हुए. कीटोन्स में भी ऐसा होता है, ये देखिए इधर 2 इधर 3 है, लेकिन इसमें देखा जाए तो लेफ्ट में 1 ही कार्बन है, राइट में 4 कार्बन है. टोटल देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए बेटा, बस कार्बन की संख्या लेफ्ट और राइट साइड में अलग हो रही है, टोटल संख्या कम नहीं हो रही. उसके बाद है ये सेकेंडरी अमाइंस. अब अमाइंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं. अगर NH2 है और एक ही R ग्रुप है तो इसे प्राइमरी अमाइंस कहते हैं, लेकिन NH है और इधर एक R और इधर एक R है तो इसे सेकेंडरी अमाइन कहते हैं. इसके बारे में डिटेल में हम अमाइन चैप्टर में देखेंगे. तो ये देखिए ये चेन के अंदर आता है, जो चेन के अंदर आता है ग्रुप वही आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएंगे. तो इधर 2 2 है और नीचे 1 3 है. तो आपको समझ में आया कि मेटामेरिज्म क्या है. पोजीशन आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है ये. इधर देखोगे तो 1 2 3 है पोजीशन, इधर देखोगे तो 1 2 है पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के. सो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म फॉर फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच कम इनसाइड द चेन. चलिए अब हमको यहाँ पे एक चीज करनी है, मैच द फॉलोइंग. एक के आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं. मतलब कैसे, देखो कौन है एक दूसरे के सेम, कौन है टॉटोमर्स, कौन है मेटामर्स, कौन है. टॉटोमर्स क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा बाद में जब अगर लगेगा तो. देखो अब आपको फटाफट आना चाहिए, फटाफट. कैसे फटाफट, ये मुझे पता है, ये है कीटोन और ये है अल्डिहाइड. 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन. इसका मतलब है ये एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन कौन से आइसोमर होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन? फंक्शनल आइसोमर. तो दूसरे का एक आंसर तो डी आया, लेकिन अरे ऊपर वाला देखते पहले. ये है अल्कोहल और ये है ईथर. अल्कोहल और ईथर, इसका भी फंक्शनल आइसोमर की जोड़ी है. ये फंक्शनल आइसोमर है, पता होना चाहिए. मैंने ये रटवाया ना आपको अभी, अल्कोहल एंड ईथर, ये क्या होते हैं एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर. अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर. ये और ये है, देखने पर लगता है कि अलग अलग है, लेकिन कुछ भी नहीं है. ये यही है ये कंपाउंड, ये दोनों एक ही कंपाउंड है. जरा ठीक से देखो तो इसका आंसर आएगा सेम. बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस. ये समझ में आया क्या? ये जो मैंने बोला वो समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या? तीसरे का आंसर ये क्यों है? दोनों के दोनों सेम ही है. बोलो जरा एक बार, समझ में आया तो. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरे का आंसर नहीं, पोजीशन नहीं है. ठीक से देखो पोजीशन, अंजलि देखो, 1 2 है पोजीशन, लेकिन इसको इधर से नंबरिंग नहीं करना है ना बेटा. आयुपैक के रूल के अनुसार इसको लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना होगा. तो पोजीशन 2 ही है. हो सकता है कि आपको लग सकता है कि पोजीशन अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है. हाँ उल्टा क्या है, बस उसको घुमा के उल्टा कर दिया है, कुछ नहीं. क्योंकि आयुपैक नेमिंग के अनुसार आपको तो यहाँ पे राइट साइड से आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लेफ्ट साइड से जाना चाहिए ना. जितना कम नंबर आएगा उसी तरफ से जाना चाहिए आपको. इसको बस घुमा के उल्टा किया है, घुमा के उल्टा, ऐसा घुमा के उल्टा. ये और ये देखो उतने ही कार्बन है, लेकिन इसकी चेन अलग है. सो दीज आर चेन आइसोमर्स. 4 का ई आएगा. नहीं 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 नहीं, ये मेटा नहीं हो गए, ये दूसरे एक दूसरे के मेटा नहीं है ये.
और पोजीशन भी नहीं होंगे। अरे बेटा पोजीशन तब होते हैं जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो, और इसमें फंक्शनल ग्रुप थोड़ी सेम है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ही पोजीशन आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो एक ही है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेटा, इसको इसका मेटा नहीं कह सकते बेटा, इसको इसका मेटा कह सकते। ये ईथर्स दिखाते हैं मेटामेरिज्म, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ भी आए तो मेटामेरिज्म है। उसके साथ कौन है, उसके साथ ये है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स थोड़ी हुए, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। यहां पे देखा जाए तो पोजीशन अलग है, ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इधर एक है और इधर अलग है, 1 2 3 4, 1 2 3। अरे नहीं 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 बेटा, देखो यहाँ पे 4 कार्बन है लेकिन, और यहाँ पे बस 3 ही कार्बन है, तो ये आइसोमर है ही नहीं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। 3 कार्बन और 4 कार्बन मतलब होमोलोगस सीरीज के मेंबर है ये। समझ में आया क्या? 5वें का एफ कैसे आया? अरे समझ में आया क्या? यस। और ये कार्बन की संख्या सेम है, बस पोजीशन अलग है, पोजीशन अलग है। कैसे? इसकी 2 पोजीशन है और इसकी 3 है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। तो किस, और ये टॉटोमर्स क्या है ये आपको अल्डेहाइड कीटोन में मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई टॉटोमर है ही नहीं। नहीं, इसको उल्टा नहीं किया, इसको उल्टा करने पर कैसा आता है देखो, इसको यहाँ पे उल्टा नहीं किया, जैसे जैसे यहां पर है सेम यहां पर नहीं है बेटा, सेम यहां पर नहीं है। इसको अगर उल्टा करोगे ना, देखो जरा करके, इसको उल्टा करने पर कैसे दिखेगा, ऐसा घुमाने पर, और ये ना इधर आएगा, समझा ना? ये तीसरे नंबर पर नहीं, इधर आना चाहिए, इधर इधर, ऐसे उल्टा नहीं किया है। समझ में आया? दिस इज नॉट सिंपली इन्वर्जन, नो नो नो। चलो ये क्लियर है क्या सबको? टेबल वगैरह सब ठीक है? फिर इसको आप लिख लो, अभी ठीक से लिख लो, लेकिन बिल्कुल जल्दबाजी नहीं चाहिए। बहुत सारा पढ़ाया है, अभी के अभी लिख लो, बाद में नहीं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।